इसमें देखो कैपेसिटेंस हमेशा किसी कैपेसिटर का ही होगा, कैपेसिटेंस इसका होगा किसी कैपेसिटर का होगा। इस केस में कैपेसिटेंस होता क्या है, किसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटेंस किसी ना किसी का कैपेसिटर का क्या होगी, एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। काम क्या होता है इसका, एनर्जी स्टोर करना। जैसे ये क्या है, एक कैपेसिटर है, इसका क्या है कैपेसिटेंस है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 4 माइक्रोफेराड। इसकी जो वैल्यू है, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफेराड। यानी कि जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कैपेसिटेंस के। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और इसका यूज़ क्या होता है, कैपेसिटर का सर्किट्स वगैरह में लगता है। ये का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे क्या ये वर्क करता है। अभी क्या है, इसमें एनर्जी स्टोर है ही नहीं। अभी इसमें क्या है, मैं पकड़ रखा है तो इसमें एनर्जी स्टोर है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, ये चार्ज नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, अगर मैं इसको चार्ज करूं तो अगर मैं इसको पल्ब में लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बहुत कम टाइम में इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर हो जाएगा। और चार्ज स्टोर होने के बाद अगर आप इनको एज इट इज रख दोगे, इन दोनों को अगर आप टच ही नहीं करोगे तो वो परमानेंट क्या हो जाएगा, उसमें चार्ज स्टोर हो गया, यानी कि एनर्जी स्टोर रहेगी इसमें। अगर आपने टच कर दिया तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। अभी अगर मैं इसको पल्ब में लगाऊं तो इसके इसमें क्या हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है। मैंने इसको पल्ब में लगा रखा है, इसमें क्या हो रखी है, एनर्जी स्टोर हो रही है। अब इसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो चुकी। कैसे पता लगेगा एनर्जी स्टोर इसमें हो चुकी, अगर मैं इन दोनों एंड्स को टच करूं तो इसमें स्पार्किंग होगी। देखना, अब मैंने इन दोनों एंड को टच करा तो इसमें क्या हुई, स्पार्किंग हुई। यानी कि इसमें क्या थी, एनर्जी स्टोर थी। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आप टच कर सकते हो। वो एनर्जी किस में होगी, स्पार्किंग में वेस्ट होगी। जैसे ही एंड को टच करा, एनर्जी खत्म। अगर आप अब इसमें ये क्या है, एक दूसरा कैपेसिटर है। अगर एक को चार्ज कर रखा है और दूसरा क्या है, अनचार्ज है, तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र की जा सकती है। एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो इसकी एनर्जी इसमें जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। कैपेसिटर का बार बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक चार्ज कैपेसिटर है, दूसरा क्या है, अनचार्ज कैपेसिटर है, और दोनों को टच कर दिया तो कितनी एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, अगर मैं अभी एक को चार्ज कर रही हूँ और दूसरा क्या है, अनचार्ज है। ये क्या है, दूसरा अनचार्ज है। अभी तो फिलहाल दोनों ही क्या है, अनचार्ज है। अब ये एक को अगर मैं पल्ब में लगा के चार्ज करूँ, अभी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब मान लो कि इसमें 100 जूल एनर्जी स्टोर हो चुकी, कितनी, 100। जैसे इसके साथ कनेक्ट होगा तो कनेक्ट एक एंड से एक एंड कनेक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही दूसरा एंड कनेक्ट होगा तो हल्की सी स्पार्किंग होगी। अच्छा, चार्ज ही नहीं हुआ। अब ये चार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज। इसमें एक एंड से एक एंड टच होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शायद खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें तो थी एनर्जी। दोबारा करते हैं। हल्की सी हुई है। अब देखते हैं इसमें अब अगर मान लो इसमें 100 जूल थी तो इसमें 50% तो वेस्ट हो चुकी जैसे इनको टच करा। अब जो बची 50% वो 25 इसमें होगी और 25 इसमें। कि क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो एक कैपेसिटर है जो चार्ज है और उसमें 100 जूल एनर्जी स्टोर है, तो
तो उन दोनों को टच करवा दिया तो 50% तो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। बाद में दोनों कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो 25 इसमें होगी और 25 इसमें। डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको ड्राइव भी किया जा सकता है। तो इसमें अगर अब इसमें क्या होगी, हल्की सी हुई क्योंकि ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई नहीं, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें भी अगर देखें, बहुत टाइम हो गया शायद इनको, तो दोनों में क्या हो जाएगी, अगर अलग-अलग कैपेसिटेंस होंगी, इसकी एक की ज़्यादा एक की कम है, और तो भी वो 50-50% का होगा। इक्वल है ये, 4 माइक्रोफेराड का है, ये भी 4 माइक्रोफेराड। इक्वल प्रॉपर्टी सेम बोला ना उसने कि दो कैपेसिटर हैं, प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, सेम कैपेसिटेंस है। अगर एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो उस केस में चार्ज, मान लो एक को चार्ज कर रखा है, एक क्या है फुली चार्ज है, एक अनचार्ज है, दोनों को टच करोगे तो आधी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और आधी जो होगी वो इसमें हो जाएगी, आधी इसमें हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर मान लो 200 है तो 100 क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और 50 इसमें और 50 इसमें। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, हर कैपेसिटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। इसका यूज होता है, फैंस में यूज होता है कैपेसिटर का, बड़े अगर साइज बड़ा होगा कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा, टर्क वगैरह में भी इसका यूज होता है, और बनाना इसको बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है, बस 2 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अंदर रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, और उसमें एक बुरादा सा भरा जाता है, ऐसा कुछ होता है। बनाना आसान होता है, जो बिजली का काम करते हैं वो घर पे भी बना लेते हैं इसको। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होता है। अब इसको निकालना कैसे, कि इस केस में इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की, वो क्या होती है, इट इज़ द डिफाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल। रेशियो होता है किसका, चार्ज का और पोटेंशियल का। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल का क्या होता है, ये रेशियो होता है कैपेसिटेंस। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, इट इज डिनोटेड बाय सी। सी से डिनोट करते हैं। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म में जो इक्वेशन में सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। सी इक्वल टू क्या होगा, Q बाय वी, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। आप ये नहीं पूछ सकते कि ये आया कहाँ से, क्योंकि डिफाइंड वर्ड जिसमें आ जाए वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन को कभी भी समझाया नहीं जा सकता। तो इस केस में आप ये नहीं पूछ सकते कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज बाय पोटेंशियल ही क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ही क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। बट कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने चार्ज डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज डबल तो पोटेंशियल भी डबल। चार्ज अगर 3 टाइम्स तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। चार्ज अगर 4 टाइम्स तो पोटेंशियल भी 4 टाइम्स। तो कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, चार्ज से कितना भी दे रखा हो, ठीक है। तो कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये डिपेंड किस पे करता है, शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अलग अलग शेप के कैपेसिटर होते हैं, उनका अलग अलग कैपेसिटेंस होता है। ये क्या था, अभी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था, ये क्या था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस अलग होगा। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये क्या है, अलग अलग, अगर शेप और उसकी ज्योमेट्री अलग हुई तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो डिपेंड करता है शेप और ज्योमेट्री पे कि उसकी शेप और ज्योमेट्री है क्या, इट्स डिपेंड्स ऑन शेप एंड ज्योमेट्री। डिपेंड पे किस पे करता है, शेप और ज्योमेट्री के। कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे, C इक्वल टू क्यू बाय वी। अगर कोई इक्वेशन किसी फॉर्मूले से सोल्व नहीं हो रहा तो कैपेसिटेंस का यही इसका बेसिक फॉर्मूला है, C इक्वल टू क्यू बाय वी। और इसकी डेफिनेशन भी ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, और इट नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। अब इसमें 4-5 जो हमारे सिलेबस में हैं कि इन अलग अलग कैपेसिटेंस, अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। अगर सिंगल स्पेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर हमारे पास स्पेरिकल
कैपेसिटर दे रखा है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर पैरेलल प्लेट है उसमें स्लैब इंसर्ट कर दी तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मान लो कि हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है, सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर, और इसका रेडियस क्या दे रखा है आपको, r। क्या ये सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर। अगर सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग की अगर बात करें तो वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, दोनों में कुछ, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि कंडक्टिंग में सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या होता है, सरफेस पे होता है, अंदर चार्ज होता है नहीं। आप अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उसको भी अगर आप चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर कंडक्टिंग चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, तो ये क्या सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो कि इसके ऊपर चार्ज तो दे ही नहीं रखा तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकाल लें, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो आपने बताया Q बाय V होता है। तो उस केस में हम जो चार्ज है वो इसके ऊपर घर से देते हैं, कि हम इसके ऊपर चार्ज क्या दे देंगे, घर से, प्लस Q का चार्ज हमने खुद से दे देते हैं, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, हम खुद से देंगे, फाइनल आंसर में चार्ज आएगा ही नहीं, तो इसलिए चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। चार्ज अगर नहीं गिवन तो हम ये नहीं कहेंगे कि चार्ज गिवन ही नहीं है, हम खुद से इसमें चार्ज देते हैं। अगर इसमें ये क्या दे रखा है, एक सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस क्या है इसका r, घर से इसके ऊपर हम क्या दे देंगे, प्लस Q का चार्ज दे देंगे। कितना चार्ज दे दिया, प्लस Q का चार्ज। अब इस केस में प्लस Q का चार्ज है इसके स्फीयर पे, तो इस केस में अब इसमें हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। इसका मेन फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q बाय V। चार्ज तो हमने मान लिया Q, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसके सर होलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाय R होता है। तो V जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, KQ बाय में कैपिटल R, क्योंकि रेडियस क्या है इसका R, सरफेस पे जो होता है अंदर भी वही होता है, हमेशा हम देखते हैं किस पे है, सरफेस पे। तो इसका पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, KQ बाय में R। अब हमें निकालना कैपेसिटेंस है, तो C इक्वल टू Q बाय में पोटेंशियल कितना है, KQ बाय में R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाय में K, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाय में 1/4πε0। तो ऊपर जो है तो ये क्या आ जाएगी 4πε0 R। तो एक सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 R। इसको याद भी करना है, ये नहीं कि बार बार ड्राइव करोगे, क्योंकि 4-5 ही हैं, आप उनको याद कर लो, डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कि पहला हो गया हमारे पास, ये है फर्स्ट केस कि सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 R। R क्या हो जाएगी इसमें, रेडियस, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 8.85 × 10⁻12, और 4 पाई क्या हो जाएगा 22/7 या फिर 3.14। तो आप इस केस में सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, यानी कि सिंगल, या फिर ये बोल दो सिंगल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ, नोट करके लिखनी है बंद, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर इज 4πε0 R। ये हो जाएगा सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस 4πε0 R। ये भी बोल सकते हो, सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर बोलना भी वही है, और सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर, दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4πε0 R। अगर कहीं पूछा गया कि अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होता है, अर्थ भी क्या है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसका कैपेसिटेंस भी कितना होगा 4πε0 R। R की वैल्यू उसमें, रेडियस ऑफ अर्थ पता ही है 6400 किलोमीटर, वो आप उसमें पुट कर दोगे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ भी क्या हो जाएगा 4πε0 R। क्वेश्चन आ चुका है ये, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ वो भी कितना हो जाएगा 4πε0 R, क्योंकि अर्थ भी क्या है, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है।
ठीक है। तो जो इसका होगा सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर का होगा वही क्या हो जाएगा, अर्थ का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितनी पुट करोगे, 6400 किलोमीटर। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो। हाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है कोसेंट्रिक स्फीयर, केस नंबर 2, कोसेंट्रिक स्फीयर। इसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कोसेंट्रिक स्फीयर को बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका नाम क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका रिजल्ट जो होगा वो याद भी करना है। इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसका R1 जो है वो क्या है, इनर रेडियस है, और R2 क्या है, आउटर रेडियस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। R1 हो जाएगा इसका इनर रेडियस, और R2 जो होगा वो क्या होगा, आउटर रेडियस। इसमें हम कैसे इसको निकालते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों स्फीयर पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही मानते हैं। अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो उस केस में इस पे कितना मानोगे, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज। एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज। ये नेचुरली है, अगर आप किसी कैपेसिटर को सर्किट्स में जोड़ते हो तो ऑटोमेटिक एक प्लेट पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेचुरल है कि ऐसा क्यों करते हैं, है ही नेचुरली कि उस केस में एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज। क्योंकि कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय वी। यहाँ पे क्यू जो है वो भी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, और वी भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी हम उसका क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है हमेशा। कैपेसिटेंस नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस बात को भी नोट कर लो। कैपेसिटेंस नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कैपेसिटेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। कैपेसिटेंस नेवर नेगेटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज भी पॉजिटिव वाला पुट करते हैं, और वी भी जो है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी हम उसका पुट क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑलवेज। क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनर्जी स्टोर करना। एनर्जी नेगेटिव में तो स्टोर करेगा नहीं, पॉजिटिव में स्टोर करेगा, तो इसलिए कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस केस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मान लिया, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू। तो इस केस में हम इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल निकालने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा V1 और इसके सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल V2, और फिर इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। यानी कि दोनों के, अगर हमें स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है तो उसमें पोटेंशियल निकालने का मतलब है उसके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। इसके सरफेस पे V1 और इसके सरफेस पे V2, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, के क्यू बाय में R1 माइनस के क्यू बाय में R2। ये हो जाएगी V1 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब R1 ही आएगा। इसके सरफेस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, तो Q1, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, K माइनस का चार्ज है, माइनस के क्यू बाय में R2। अब V2 पे अगर लिखना है तो के क्यू बाय में R2 माइनस के क्यू बाय में R2। ये आ जाएगा, दोनों पे V1 और V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो इसमें के क्यू बाय में R2 माइनस के क्यू माइनस के क्यू बाय में R1 माइनस, जैसे V1 माइनस V2 कर लो, क्योंकि V1 बड़ा है एज कम्पेयर टू V2। V1 क्या बड़ा है एज कम्पेयर टू V2।
इसको ऐसे भी कर सकते हो V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू है के क्यू बाय में R1 माइनस के क्यू बाय में R2 माइनस साइन के क्यू बाय में R2 प्लस साइन हो जाएगा, ये तो जीरो है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस में डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू बाय में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, क्योंकि ये तो क्या हो गया था जीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू बाय इंटू में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब हमें क्या निकालना है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय V। तो यहाँ पे C इक्वल टू Q की वैल्यू पॉजिटिव वाला चार्ज डिवाइड बाय में हमने निकाला पोटेंशियल यानी कि डेल्टा V, तो के क्यू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 क्या हो जाएगा। तो इसको फर्दर अगर सोल्व करें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय में के क्यू, Q से Q कैंसिल, Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जाएगा 1 बाय में के इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। के क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर डिवाइड बाय में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हो जाएगा आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, सेम तरीका सभी में सेम ही होगा, पहले हम उसके चार्ज देंगे इक्वल एंड अपोजिट, फिर उसके इसमें फॉर्मूला लगाना है, फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने के बाद कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q बाय V। चार्ज हमें पॉजिटिव वाला लेना है और पोटेंशियल भी क्या लोगे, हमेशा अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही लोगे, तो उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया, कुछ पूछना है। नेक्स्ट है थर्ड केस है, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बोर्ड्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें आप सीधा डिराइव तो करोगे नहीं, उसमें बस लैंग्वेज लिख दी, हमने ये कंसीडर कराया, हमने एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज दिया, पोटेंशियल निकालना है, V1 जो है इनर स्फीयर पे, पोटेंशियल है V2 आउटर स्फीयर पे। उस केस में ये डायरेक्ट उसमें बोर्ड्स में भी आ सकता है कि आप कैपेसिटेंस बताओ, एक सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर उसका कैपेसिटेंस डिराइव करके दिखाओ, या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस डिराइव करके दिखाओ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक थर्ड केस है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जो है एरिया क्या दे रखा है इनका, ए। एरिया आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एरिया जरूर गिवन होगा, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप भी गिवन होगा। गैप क्या है इनके बीच का, डी। एरिया क्या है, ए। दोनों प्लेट्स का एरिया क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है, और इनके बीच का गैप क्या दे रखा है, डी। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस केस में चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे। एक पे क्या देंगे, प्लस क्यू चार्ज, और एक पे माइनस क्यू चार्ज। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा कैपेसिटेंस क्या होता है, रेशियो होता है, निकालेंगे कैसे, वैसे ही चार्ज बाय में पोटेंशियल। तो इस केस में चार्ज हमने दिया, दोनों पे एरिया दे रखा है, ए प्लेट्स का गैप दे रखा है डी, और चार्ज एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो चीज़ें गिवन होंगी ही होंगी, एक उनका एरिया और एक उनके बीच का गैप, जो गैप होगा। अब इसमें कैपेसिटेंस का सीधा मूल्य C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। यहाँ पे हम V निकालेंगे। हम इसके, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीट, ये क्या है कि इनफाइनाइट सीट है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना अनडिफाइंड है, निकाल ही नहीं सकते।
तो हम क्या निकालेंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट सीड के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना क्या है, अनडिफाइंड है, निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी कि नहीं, एक पैरेलल प्लेट के पेड़ से उनकी वजह से इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनके बीच, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक इनफाइनाइट सीड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, वो आर पे डिपेंड ही नहीं करती। तो इस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, कितनी होगी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक। इनफाइनाइट सीड की वजह से इसकी वजह से इस पे चार्ज क्या दे रखा है, क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू इनफाइनाइट सीड, चार्ज की टर्म में क्यू बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर आ जाएगी क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर, इसकी वजह से भी इधर होगी क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्या सेम ही डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या आ जाएगी, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू हमें पता है क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्ट V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू एल। उन दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो E की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और दो पॉइंट है A और B, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, गैप क्या दे रखा है L। तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला था V इक्वल टू E इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में गैप्स बिटवीन पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल जो होगा डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में एल क्या दे रखा है D, तो इंटू में आ जाएगा D। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल कितना आ गया, क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। अब सीधा हमें क्या निकालना है, बस फॉर्मूला लगाना है कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाय वी। तो C इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय में पोटेंशियल कितना है, क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, ठीक है। एक ये याद करना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। नेक्स्ट ये भी क्या है, केस नंबर 4। इसमें भी ये भी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट इसमें क्या कर दी, स्लैब इंसर्ट कर दी। अगर प्लेट्स के बीच स्लैब इंसर्ट कर दे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट कर दी तो उस केस में उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, या बी भी क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन स्लैब इंसर्टेड बिटवीन देम। अगर स्लैब इंसर्ट कर दी तो उस केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकाले। तो स्लैब, मान लो एक स्लैब इंसर्ट कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या दे रखा है, के दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है, के। गैप डी है, एरिया क्या दे रखा है, ए। ये भी क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। अगर प्लेट्स के बीच स्लैब इंसर्ट कर दी तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहला काम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देंगे, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला,
C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय V। अगर हमने अभी निकाल दी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लो उसमें स्लैब रख दी, क्या रख दी स्लैब, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो क्या होता था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे के पता है हमें, के दे रखा है, के की टर्म्स में कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम निकाल लेंगे अगर प्लेट्स के बीच जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर उस केस में स्लैब डाल दी तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वो क्या हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय में के टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप स्लैब डाल देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाती है के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो भी हमने निकाली थी इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या आई थी क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जाएगी क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट्स दे रखी है आपको और उनके बीच स्लैब इंसर्ट कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, तो वो के टाइम्स क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्लेट्स रखी हैं स्लैब नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है उनके बीच की क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट, और अगर स्लैब इंसर्ट कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी ई इंटू एल, ई की वैल्यू है क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू में डी, तो क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कैपेसिटेंस निकालना तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय वी, तो क्यू डिवाइड बाय में वी की वैल्यू है क्यू डी बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय में डी। अगर स्लैब इंसर्ट कर दी तो कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्लैब नहीं थी तो कैपेसिटेंस क्या था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, अगर स्लैब इंसर्ट कर दी तो कैपेसिटेंस क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाय में डी। अब पीछे वाले केस में तो क्या थी एक ही स्लैब डाल रखी है, अगर एक से ज्यादा स्लैब डाल दी इस तरीके से भी स्लैब इंसर्ट कर सकता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, प्लेट्स का एरिया ए दे रखा आपको और जो गैप दे रखा है वो डी, और इस स्लैब की थिकनेस दे रखी है आपको टी, तो ये गैप कितना हो जाएगा डी माइनस टी। यहाँ पे क्या है एयर है, ये क्या स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा तो ये क्या है एयर है, यहाँ पे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1। तो इस केस में हम इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें, ये भी क्या है एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर है,
तो मेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, तरीका तो वही, C इक्वल टू क्यू बाई वी। पहले हमें क्या निकालना है, V निकालना है, फॉर्मूला मेन वही रहेगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी, अलग होगी E1 की, और यहाँ क्या होगी E2 की, क्योंकि स्लैब डाल रखी है। तो E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू बाय में ये होगी, और E2 की ये हो जाएगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, तो Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q डिवाइड बाय में A एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सॉरी दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनके बीच का, इस केस में डायरेक्ट हम निकाल देते हैं कि दोनों को ऐड कर दिया, बट अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो इस केस में इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जो पोटेंशियल आएगा डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E1 इंटू में T प्लस E2 इंटू में D माइनस T, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 की है, गैप कितना दे रखा है दोनों के बीच, T दे रखा है, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, और गैप कितना दे रखा है, D माइनस टी। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू में D माइनस टी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो हम ये वाला आंसर देंगे। पोटेंशियल के लिए क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए E इंटू एल करते हैं, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, E1 इंटू टी, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E2 इंटू में D माइनस टी। दोनों को ऐड कर देंगे तो E1 की वैल्यू है Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K इंटू में T प्लस Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं निकालें कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय में V, तो Q बाय में V की वैल्यू है आपके पास Q T बाय में A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q D माइनस T डिवाइड बाय में A एप्सिलॉन नॉट। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K भी है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में T बाय में K प्लस D माइनस T बाय में 1। तो ये आ जाएगा आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दिस केस। इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय में T बाय में K प्लस D माइनस T बाय में 1, ये आ जाएगा। तरीका वही है, C इक्वल टू क्यू बाय वी, V निकाल लिया हमने और फिर Q बाय V कर दिया।
अब इस टाइप के क्वेश्चन को स्लैब कितने भी इंसर्ट कर सकता है, 3 4 5 जितनी भी, इसका एक शॉर्टकट भी है करने का। ऊपर लिखो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में इसकी प्लेट्स की थिकनेस डिवाइड बाय में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस इस प्लेट, ये यहाँ पे भी मान लो कि एक स्लैब दे रखी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा d माइनस टी बाय में 1। तरीका है ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, फिर टी बाय में के प्लस टी बाय में के, गैप उनके बीच का, और डिवाइड बाय में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मान लो ये दे दिया, प्लेट्स दे रखी है, एरिया दोनों प्लेट्स का क्या है ए, थिकनेस दे रखी है टी, T1 T2 T3, गैप इनके बीच का D। तो पहला स्टेप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बनेंगे, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। तो अगर शॉर्टकट से करना है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। पहले ऊपर क्या लिखना है, C अगर निकालना है तो ऊपर क्या लिखना है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में इस प्लेट का थिकनेस T1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में इस प्लेट की थिकनेस है T1 डिवाइड बाय में K1 प्लस इस प्लेट की थिकनेस कितनी है K2, स्लैब की थिकनेस T2 डिवाइड बाय में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। इस स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है T3 डिवाइड बाय में K3। डायरेक्ट तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। और अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1 की, इधर E2 की और इसमें E3 की। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी Q बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K1, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K2 और E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K3। और पोटेंशियल कितना आ जाएगा, डेल्टा V की वैल्यू E1 इंटू में T1 प्लस E2 इंटू में T2 प्लस E3 इंटू में T3। तो डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E1 है Q बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू में T1 प्लस Q बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू में T2 प्लस Q T3 डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K3। और फिर वही C इक्वल टू क्या कर देंगे Q बाय V, Q पॉजिटिव वाला चार्ज डिवाइड बाय में V ये पुट करना है QT बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस QT2 डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस QT3 डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट K3। इसको सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और Q से Q कैंसिल, Q कॉमन लोगे तो Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, और ए एप्सिलॉन नॉट तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे इसमें तो आ जाएगा T1 बाय में K1 प्लस T2 बाय में K2 प्लस T3 बाय में K3। इसी तरीके से चाहे कितने भी स्लैब डालो, इसको शॉर्टकट से कर लो, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K3 प्लस T3 बाय K3, आगे भी दे रखा T4 बाय K4, T5 बाय K5। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट से 1 मिनट से कम समय में कर सकते हो और प्रॉपर तरीका यही होगा इसको ड्राइव करने का। अगर बोर्ड में आता है तो अगर ड्राइव करने के लिए बोला तो आप ऐसे ही लिखोगे, 1 मार्क में आ रखा है तो आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो। आगे समझो। अब लास्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
इसका जो इनर रेडियस है वो क्या दे रखा है R1 और आउटर रेडियस क्या दे रखा है आपको R2 दे रखा है और इसकी जो लेंथ है वो क्या दे रखी है D। लेंथ क्या दे रखी है आपको D और ये इसकी एक्सिस। ये अलग अलग नियर रेडियस है, ये इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस क्या है R2। लेंथ इसकी दे रखी है आपको D। लेंथ कितनी दे रखी है D। ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, इसमें जो D है वो ग्रेटर देन है R1 के, जो D है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है R2 से, दोनों से ही बड़ा है R1 और R2 से। जो लेंथ है इसकी वो दोनों से ही क्या है बड़ी है। तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाय इंटीग्रेशन निकलता है। कैपेसिटेंस किससे निकलता है बाय इंटीग्रेशन। इसका क्वेश्चन रेयर आता है इसलिए उसकी कंपटीशन के हिसाब से उसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव क्लास में हो जाएगा कि इस केस में इसकी डेरिवेशन जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके थ्रू लिखता है बाय इंटीग्रेशन। इसका कैपेसिटेंस आप याद कर लो कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नोट D डिवाइड बाय में ln R2 बाय में R1। ये इसका कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसमें तरीका वही होगा C इक्वल टू Q बाई V करके ही निकालोगे, बट इसका पोटेंशियल जो निकालना है वो बाय इंटीग्रेशन निकलता है डायरेक्ट हम, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसलिए बाय इंटीग्रेशन ही हम उसका क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो अगर ये आता है तो इसका रिजल्ट याद कर लो, डायरेक्ट रिजल्ट पे ही क्वेश्चन आएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट D डिवाइड बाय में ln R2 बाय में R1। D इसकी क्या हो जाएगी लेंथ, R2 क्या होगा इसका आउटर रेडियस और R1 क्या होगा इसका इनर रेडियस। ठीक है, मेन जो इसमें कैपेसिटेंस निकालने में जो मेन है जो डिटेल में है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि पढ़ेंगे। ये बताओ आज की क्लास समझ आ गई आपको, कुछ पूछना है? सब्जेक्टिव क्लास में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था तो नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, तो वो बाय इंटीग्रेशन निकलता है ना पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बाय इंटीग्रेशन निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है इसमें, जो सर ने लिखा था वो तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके ऊपर चार्ज एक पे प्लस क्यू होगा, वही सेम एक पे प्लस क्यू चार्ज मानोगे एक पे माइनस क्यू चार्ज, इसी तरीके से निकालते हैं और C इक्वल टू Q बाई V करके ही निकालते हैं और कुछ इसके अलावा।